नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 10 जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 10 जून। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं। तो सबसे पहले आता है द सेंसस एंड द रीमेकिंग ऑफ ए पीपल। समझना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? सेंसस की। सबसे पहली बात, हम इसको दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है समझना, जो सेंसस होता है, पहली बात होता क्या है? तो सेंसस का मतलब होता है जनगणना, लोगों को काउंट करना। तो पहली बार जो सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस, वो कब होता है? 1872 में। उसको करने वाले कौन थे? लॉर्ड मायो। लेकिन ये अनऑफिशियल होता है, इसको ऑफिशियल नहीं माना गया था, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद पहला ऑफिशियल कब होता है? तो 1881 में। करता कौन है? तो लॉर्ड रिपन। ये पहला ऑफिशियल सेंसस करते हैं। और उसके बाद हर 10 साल में, याद रखना, हर 10 साल में क्या होता है? सेंसस होता है। और ऐसे करते करते जो लास्ट सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस वो हुआ था 2011। और उसके बाद जो नेक्स्ट होना था प्लस 10 ईयर के बाद, वो होना था 2021 में। बट ड्यू टू सम रीजन्स, यानी कि ड्यू टू कोविड-19 या कोरोना की वजह से इट वाज डिलेड, इसको डिले कर दिया गया। और अब कहा जा रहा है 2026 में हम इसे करेंगे। अब यहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आती है। समझना कि जब सेंसस होता है ना, तो हम लोगों की काउंटिंग करते हैं। और जब हम काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है किस बात का? पॉपुलेशन बढ़ चुकी होती है, घट चुकी होती है। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है विद द टाइम, ठीक है, एरिया बढ़ता है किसी जगह का, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, तो वहाँ पर हमें डीलिमिटेशन करना होता है, यानी कि लिमिट को ब्रेक करके उसको कम ज़्यादा करना। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है, मान लो लोकसभा में 543 हैं, तो इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है, पॉपुलेशन के बिहाफ पे कम भी किया जा सकता है। इसे डीलिमिटेशन कहते हैं, सिंपल सा। और डीलिमिटेशन जो होता है वो आज तक 4 बार हुआ है, हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। कब कब हुआ है? तो 1951 के सेंसस के बाद 52 में करवाया था, 61 के सेंसस के बाद 62 में करवाया था, 71 के सेंसस के बाद 72 में करवाया था, और 2001 के अंदर हमने करवाया था सेंसस में। इसके बाद कहा गया कि जो डीलिमिटेशन है ना, उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो डीलिमिटेशन वाज फिक्स्ड, याद रखना। आर्टिकल 82 आपके सेंटर की बात करता है, आर्टिकल नंबर 170 आपके स्टेट की बात करता है, जिसमें डीलिमिटेशन के बारे में लिखा हुआ है। और जो डीलिमिटेशन होगा वो कहा गया कब तक फिक्स रहेगा? तो बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 कहा गया कि ये जो डीलिमिटेशन होगा वो 2026 तक रहेगा फिक्स। और उसके बाद जब नेक्स्ट, समझना, ये न्यूज़ यहीं से स्टार्ट होती है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। उसके बाद कहा गया कि इसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस होगा, उस नेक्स्ट सेंसस से हम क्या करेंगे? इस डीलिमिटेशन की सीटों को सेट कर देंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। लेकिन आप देखोगे 2021 का सेंसस तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अब 2021 वाले सेंसस को ये क्या कर रहे हैं? 2026-27 में करवा रहे हैं। और जब 2026-27 में करवाएंगे तो उसके बाद इनका प्लान क्या है? तो प्लान ये है, सिंपल सा, कि उसके बाद देखो, हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि हमारे यहाँ पर जो वुमेन रिजर्वेशन था, है ना, जो वुमेन है उनको लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट असेंबलीज में उनको वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन हमने ग्रांट किया होता है। कौन सा अमेंडमेंट था? बाय 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 हमने क्या किया था? तो हमने उसके अंदर ये डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे? वुमेन को रिजर्वेशन देंगे, कितना? 33%। किसमें? तो याद रखना, आपका लोकसभा और उसके साथ साथ आपकी विधानसभाओं में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये रिजर्वेशन कब लागू होगा? ये लागू होगा जब नेक्स्ट सेंसस होगा। और नेक्स्ट सेंसस जो होना था 2021 के बाद,
तो 31 में होना था, लेकिन 21 ही नहीं हुआ है, तो 21 बोले 26-27 में करा लो। ठीक है, तो कहा गया कि इसके बाद क्या आ जाएगा, तो समझना वुमेन रिजर्वेशन को भी हम इंप्लीमेंट कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होती हैं, और जब वन नेशन वन इलेक्शन की बातें होती हैं तो इसको भी हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा के इलेक्शन करवा देंगे, एक साथ ही हम क्या करेंगे, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवा देंगे। यानी 2 कमरे बने होंगे, एक दिन जाओ निकाल कर, एक दिन सब छुट्टी कर दी जाएगी, जाकर एक तरफ लोकसभा के लिए इलेक्शन डाल दो, वोट डाल दो, दूसरी तरफ आप क्या करो, विधानसभा के लिए वोट डाल दो, तो उसी दिन तुम्हारे सीएम डिसाइड हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे पीएम डिसाइड हो जाएंगे, मतलब उसके बाद जब रिजल्ट आएगा। तो ये होता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो वो भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लान हो गए। तीसरा, इन्होंने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, आपने सुना होगा कास्ट सेंसस। ठीक है, अब कास्ट सेंसस जो था वो काफी समय से हो ही नहीं रहा था, इसीलिए बात बात पर जो भी आता था कहता था जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, कास्ट क्या है। तो कांग्रेस पीछे पड़ी थी कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे, लेकिन अब कास्ट सेंसस मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, हम ही करवा देंगे, तो कास्ट सेंसस भी इसके साथ करवा दिया जाएगा। लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ था 2011 में, लेकिन उसका डाटा ही पब्लिश नहीं हुआ, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, वरना तो जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है या ज्यादा पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी वो क्या करेगा, रिजर्वेशन की डिमांड करेगा। जब रिजर्वेशन की डिमांड करेगा तो रिजर्वेशन तो आपने पता ही है कि इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है, 1992 में ये डिसीजन दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कैप रहेगी रिजर्वेशन की वो 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 50% से ज्यादा। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि एससी जो होता है शेड्यूल्ड कास्ट, उसको 15% रिजर्वेशन होता है, एसटी को आपका 7.5% होता है, ओबीसी को आपका 27% होता है, ये मिलाकर होता है 49.5। लेकिन फिर जो जनरल में जो गरीब आदमी रह गए उनके लिए ईडब्ल्यूएस आ जाता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, हालांकि ये सभी को इंक्लूड करता है उसमें, और इसके अंडर अगर इसमें 10% जोड़ दिया जाए तो ये पहले ही इसको क्रॉस कर रहा है जजमेंट को। तो अगर इनकी संख्या बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, तो रिजर्वेशन की डिमांड होगी। तो बोले रिजर्वेशन तो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, सब क्लासिफिकेशन कर देंगे कास्ट का। तो अभी हमने पढ़ा भी था अप्रैल 1 के फर्स्ट हैंड आउट में, शायद आपने पढ़ा होगा कि जो तेलंगाना है उसने क्या किया, पहला स्टेट बन गया है जिसने सब क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटेगरीज कर दिया है। वहां पर एससी को 15% रिजर्वेशन होता है, उसने 3 कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी 1, 2, 3। 1 कैटेगरी वालों को 5% रिजर्वेशन दे दिया, दूसरे वालों को 1% दे दिया, बाकी वालों को बचा हुआ दे दिया। तो ऐसे करके उसने डिवाइड कर दिया है, समझ गए। तो वो सब क्लासिफिकेशन भी इसके अंदर करने का प्लान बना के बैठे हैं। तो सिंपल याद रखना, इस आर्टिकल में बस यही डिस्कस किया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो काम हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, और वो जो प्लानिंग हो रही है वो बस यही है कि सारी चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ इंपोज कर दी जाए, समझ गए। जैसे इसी में एक प्रॉब्लम आती है किसकी, फाइनेंस कमीशन की। और जो फाइनेंस कमीशन है, समझना, जो हमारा फाइनेंस कमीशन आप जानते हो, काफी बार हमने पढ़ा भी है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, ये नहीं है उसको बाद में बनाया हमने, आर्टिकल नंबर 280 में उसका जिक्र आता है। और उस फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर होते हैं 5, 1+4 का स्ट्रक्चर होता है। और जो आज के दिन 15th फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, तो NK सिंह, है ना, नंद किशोर सिंह। और अगर आपसे पूछे कि 16th कौन बनेगा, तो वो भी पहले से डिसाइडेड, अगले ईयर बन जाएंगे कौन, अरविंद पनघड़िया। समझना, अरविंद पनघड़िया ये इसके नेक्स्ट बनेंगे। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, जब पैसा रीएलोकेट होता है, हमने पढ़ा है फाइनेंस कमीशन यही करता है कि पैसा स्टेट से आता है टैक्स की फॉर्म में, जीएसटी की फॉर्म में, जैसे भी, फिर सेंटर स्टेट को वापस रीएलोकेट करता है उस पैसे को। तो उसमें कहा गया कि 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा, हालांकि 14th ने रिकमेंड किया था कि हमें 41% पैसा देना चाहिए, ठीक है।
अभी साउथ इंडिया वाले डिमांड कर रहे हैं कि हमें कितना दो, हमें 41% से बढ़ाकर 50% एटलीस्ट दो, कि अगर तुम हमसे 50 रुपये कमाते हो तो 100 रुपये कमाते हो तो 50 रुपये वापस करो हमें। लेकिन स्टेट क्या करता है, ऐसा नहीं, सेंटर ऐसा नहीं करता है, उनको 41% ही देता है। साउथ वाले इसकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साउथ वाले डिमांड, तो समझना कि स्ट्रोंगर इकोनॉमी लो बर्थ रेट, यानी कि वहां की इकोनॉमी स्ट्रोंग है, पैसा ज्यादा देते हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में, लेकिन उनको मिलता कम है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या, लो बर्थ रेट है, बच्चे कम पैदा होते हैं, जनसंख्या कम है। लेकिन आप जब डिलिमिटेशन करोगे तो डिलिमिटेशन वहां होगा जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो वहां के लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपने पढ़ा होगा प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो वोट वैल्यूज निकलती है, एमपी एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है, और एमएलएज की वोट वैल्यू कंप्लीटली डिपेंड करती है स्टेट की पॉपुलेशन पे। तो अभी तक जो पैसा डिसाइड होता था वो 1971 के सेंसस के बिहाफ पर होता था, फाइनेंस कमीशन के अंदर, कि कितना पैसा किसको मिलेगा। लेकिन अब फाइनेंस कमीशन 2011 का डाटा लेने लग गया, और 2011 के डाटा में तो साउथ की पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, तो उनको पैसा ही कम मिलता है बेचारों को। और अगर 2021 वाला जो सेंसस था जो अभी होगा 26-27 में, अगर इसका डाटा लिया जाएगा तो नॉर्थ की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, यूपी बिहार और इनकी, है ना, महाराष्ट्र, इन सब की। साउथ वाले बेचारे कंट्रोल कर लिए, हम दो हमारे दो, वो सारी स्कीम चली वहां पे। तो साउथ वालों का कहना है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर इंपोज हो जाएगा, और डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि वो 2027 वाला जो सेंसस होगा उसका डाटा लेंगे, साउथ वालों को पैसा कम मिलेगा। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उन बेचारों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बहुत से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं जो डेली न्यूज एनालिसिस में आते रहते हैं, कि कोई राइटर ये लिख रहा है कि साउथ वालों को प्रॉब्लम होगी, कोई कह रहा है नहीं बैलेंस बना देंगे, अमित शाह जी कहते हैं कि नहीं हम बैलेंस बना देंगे। दोनों के बीच में ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आ रही बात, वो सरकार है, समझ रहे हो, वोट से पहले कुछ, वोट के पहले बात, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब डिस्कस हो रहा है कि जो स्ट्रोंगर इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा, वहां पर लो बर्थ रेट है, और जो लोअर इकोनॉमी है वहां पर हाई बर्थ रेट है। लेकिन पॉलिटी जो हमारा बेसिकली पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो कहाँ किस तरफ घूम जाएगी पूरी की पूरी, तो उल्टा हो जाएगी। यानी कि तुम्हें स्ट्रोंगर इकोनॉमी होने के बावजूद भी तुम्हें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये कुछ एजेंडाज हैं जो बीजेपी इसमें बना के बैठी है, और इस पूरे आर्टिकल में बीजेपी के इन्हीं एजेंडाज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से किया हुआ अप्रोच था। इसीलिए आज से 2 साल पहले 2023 में इन लोगों ने क्या किया था, पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बना दी थी, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने टोटल 8 रखी थी, ठीक है। हालांकि आज के दिन दोनों को जोड़ोगे तो लगभग 780 के आसपास ही आता है, 780-90 के बीच। इन्होंने 100 सीटें लगभग अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा ही रखी होती ताकि डिलिमिटेशन हो, और डिलिमिटेशन होगा तो आप समझ चुके हो पहले क्या क्या नुकसान होते हैं, समझ गए। तो जस्ट इसको एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी कॉन्सेप्ट ये ला सकते हैं, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन जो आया था उसको भी इंप्लीमेंट कर देंगे, तो वहां से जो थोड़ा अपोज होगा, थोड़ा सपोर्ट भी होगा वुमेन्स की तरफ से, चलो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वही सब बातें इसमें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाली सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Tighten the process. The ECI Election Commission of India must address legitimate concern about the voter rolls transparency. देखो है क्या, जो राहुल गांधी है तुम्हारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज रेज्ड ट्रबलिंग क्वेश्चंस अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द 2024 असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज, द एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वोटर्स। उन्होंने पूछा कि बताओ कैसे वोटर्स एकदम से बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, हमारी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं, किसने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने। और याद रखना अपोजिशन का काम ही है क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और जब बीजेपी अपोजिशन में होती थी वो भी यही करती थी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका काम है उसका अपोज करना, उनसे क्वेश्चंस पुट करना उनके सामने, है ना। तो इन्होंने कहा कि बताओ क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पता है कि ईवीएम इजीली हैक हो जाती है ना, इसलिए तो अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर का यूज होता है, ठीक है। वो बात की बात है, लोग कहेंगे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो बहुत टाइम लगेगा, उसको बचाने के लिए ईवीएम होता है, लेकिन देश की डेमोक्रेसी के साथ भी तो खिलवाड़ कर रहे हो तुम, उसको हैक भी तो कर सकते हो, थोड़ा टाइम ले लो। वैसे कौन से सरकार के काम बहुत टाइम पे हो जाते हैं ना, वो भी तो लटकते रहते हैं टाइम के साथ साथ, समझ गए। तो सिंपल सा याद रखना। तो राहुल गांधी ने पूछा कि बताओ पहला कि अचानक से शाम को तुमने अपनी साइट पे डाला कि 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया फॉर एग्जांपल, और अगले सुबह कहते हो नहीं 3 करोड़ नहीं थे, 4 करोड़ थे, कहां से आ गए 1 करोड़। पहला क्वेश्चन, और जायज भी क्वेश्चन है, बताना चाहिए तुम्हें कहां से आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उन्होंने पूछा कि जो तुमने सेक्शन तुम्हारा कौन सा था, फॉर्म 17C, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फॉर्म 17C आता है, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, उसको तुमने हटा दिया, रिमूव कर दिया है,
ये सेक्शन 17C कहता है, फॉर्म 17C कहता है कि आप इलेक्शन जब होते हैं, जब पोल होता है ना, बूथ होता है, तो वहाँ पर CCTV कैमरा होते हैं, आप उसका एक्सेस मांग सकते हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब मान लो मुझे लगता है कि मेरे सामने किसी ने वोट डाला और ज़बरदस्ती उसकी जगह 4 लोग आ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती बटन दबाकर वोट डाल दिया, जबकि उनका कोई उस प्रोसेस में रोल नहीं था, और मैंने इसकी शिकायत कर दी, तो उसके वहाँ पर मेरी बात का प्रूफ करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए वहाँ पर CCTV लगे होते हैं। तो पहले क्या होता था, किसी भी बूथ पर जहाँ तुम्हें डाउट लगता है, तुमने शिकायत की, तो शिकायतकर्ता के कहने पर वहाँ से CCTV फुटेज मंगा लिए जाते थे और प्रूफ दे देते थे, देखो भाई फर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्जीवाड़ा। इस बार बीजेपी सरकार ने क्या किया, उस फॉर्म 70C को मना कर दिया, किसी को हम कोई CCTV फुटेज नहीं देंगे। तो राहुल गांधी ने पूछा कि बताओ ऐसा क्यों किया तुमने, क्या तुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? हमारी डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, हमें उसको बनाने का जो पूरा एजेंडा है वही तुम्हारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसी को तुमने करप्ट कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको जब आप अपॉइंट करते हो, तो पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर होता था, पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, पहले इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन होता था। अभी क्या हुआ, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है, CGI को हटा दिया उन्होंने, तीनों इंडिपेंडेंट थे, अलग थे, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती। CGI की जगह उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया। अब बताओ कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, उसी का तो आदमी होता है। और आपको पता है टोटल कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? 15 मिनिस्टर हो सकते हैं। बताना कौन से अमेंडमेंट के बाद, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सीट्स वर इंक्रीज फ्रॉम 10% to 15%। अटल बिहारी जी के टाइम पर हुआ था, ये मैं हिंट दे देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनमें से कोई आदमी यहां बैठा दिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन। अब जब तुम किसी आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे तो उसके लिए 2:1 में चाहिए तुम्हें, तो ये दोनों तो एक ही आदमी है, एक ही पार्टी के आदमी है, तो बन गया तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसे अभी जो है हमारा कौन है, ज्ञानेश कुमार, उनको इसी प्रोसेस से बनाया गया है। तो क्या गारंटी है कि तुमने उसको बनाने में, उसको इलेक्ट करने में करप्शन नहीं किया होगा? ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं। देखो समझना, हमारे देश में लोग विश्वास करते हैं और लोग बातें भी करते हैं। फिर कई बार होता है कि मान लो मुझे, क्योंकि ये ऐसी एक धारणा बन चुकी है, ऐसी एक कॉमन सा बिलीफ बन चुका है कि यार तुम किसी भी वोट डालो, वोट उधर ही चला जाता है। तो अगर मैंने दबाया आम आदमी पार्टी को, उसके बाद वीवीपैट एक होता है, वीवीपैट समझना, पहले क्या था, ईवीएम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वोटर मशीन, जो आपकी इलेक्ट्रिक वोटर मशीन होती है बेसिकली, ठीक है, ईवीएम जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, लोग कहते थे कि हैक हो जाती है। तो हमने क्या किया, ईवीएम, ठीक है, इस ईवीएम के अंदर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वीवीपैट से, ठीक है, वीवीपैट से। और वीवीपैट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे बना होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और यहाँ पर नाम बने होते हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसे। तो आप जब यहाँ पर ईवीएम पे बटन दबाते हो ना, ईवीएम पे बटन दबाते हो, तो यहाँ पे जैसे ही बटन दबाया आपने, तो इस वीवीपैट में से ये इधर होता है, ठीक है, यहाँ पर बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, ये कांग्रेस बीजेपी इधर बने होते हैं, ठीक है, 3 बने होते हैं ऐसे खाने, 1 2 3, यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और यहाँ पे मान लो मोदी जी हैं, यहाँ पे राहुल गांधी है, यहाँ पे आपका अरविंद केजरीवाल है जो गायब हो चुके हैं अभी, ठीक है। अब समझना, मैंने वोट दबाया मोदी जी के ऊपर, यहाँ टिक, और यहाँ से मोदी जी वाला बटन जल भी गया, ठीक है, लाइट उसमें आ गई। तो क्या गारंटी है कि ये वोट यहीं जा रहा है? हो सकता है कि इधर चला गया, इधर चला गया हो। तो हमने वीवीपैट को उसमें इंट्रोड्यूस किया, और वीवीपैट में क्या होता है कि उसके अंदर पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, कि उसमें पेपर दिखेगा तुम्हें, तो जिसका वोट पड़ा होगा ना, उसका पर्ची निकल के आ जाएगी नीचे। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यार पर्ची भी झूठ हो सकती है, वोट कहीं और ही जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी मानसिकता बन चुकी है। क्योंकि इतने केस हमारे सामने आते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा उसका क्या, उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर तुम क्या कहोगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं किस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात भारत में नहीं, विदेशों में भी आजकल होने लगी है, ठीक है। तो उसकी छवि को, उसकी इमेज को अच्छा करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? तो बस वही बातें इसमें डिस्कस की गई हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ गए? आप बस मुझे इतना बता देना कि वीवीपैट कब आया था पहली बार, और ईवीएम पहली बार कब यूज किया गया था भारत में, ठीक है। और ऐसा नहीं है जब पहली बार ईवीएम आता है तो बीजेपी ही उसकी बुराई करती है, बीजेपी ही उसका अपोज करती है, वो कहती है इजीली हैक हो सकती है।
और शायद आपने पढ़ा होगा, चलो बताना मुझे क्या नाम है उस किताब का जो एक बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन ने लिखी होती है, जिसमें वो ईवीएम को हैक करने के बारे में बताते हैं कि ईजिली हैक हो सकती है, लेकिन बाद में जब बीजेपी आ जाती है रूल में तो वो कहती है ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये सब देखो मैंने कहा ना, अपोजिशन का काम यही होता है, अपोज करना। आपको एक पार्टी पसंद है, आप दूसरे का बुरा कह सकते हो, लेकिन वो जब अपोजिशन में है तो वो अपोज करेगी, जब रूल कर रही है तो रूल करेगी। समझ गए? इतना आपको समझना होता है। ठीक है, फिर ये सारे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उसकी समरी मैंने समझा दी है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। देखो आपने देखा होगा कि हमारी जीडीपी में आज भी 60 to 70% इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी कहाँ से आती है? प्राइमरी सेक्टर से। 3 तरह के सेक्टर होते हैं, ध्यान रखने को होता है। प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें नेचर से डायरेक्ट तुम्हें चीज़ें मिलती हैं और उससे तुम पैसा कमाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दूध, भैंस से दूध निकाला, बेच दिया, पैसा आ गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। जंगल में गया, लकड़ी काटी, बेच दिया, प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है, पानी, कुआं खोदा, पानी निकाला, बेच दिया, प्राइमरी सोर्स है। लेकिन सेकेंडरी का मतलब होता है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजमेंट कर देना, उसको प्रोसेस कर देना। जैसे दूध निकाला, दूध से मैंने बर्फी बना दी और बर्फी बना के मैंने पैसा कमाया, देन आई एम सेकेंडरी। ये मेरे पास सेकेंडरी इकोनॉमी का सोर्स है, सिंपल। ठीक है, अगर मैंने लकड़ी काटी और लकड़ी से मैंने फर्नीचर बना दिया, ये टेबल चेयर बना दी, तो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और अगर मान लो मैंने पानी निकाला, उसको फिल्टर कर दिया और फिर बेच रहा हूं मैं, तो क्या हो गया? सेकेंडरी। टर्सरी होता है सर्विस सेक्टर। जैसे मैंने दूध निकाला, दूध से बर्फी बनाई, अब मैंने क्या किया, उसको मैं नहीं बेच रहा हूं, तुम खरीद रहे हो, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो मेरे पास, तुमने घर से जोमेटो कर दिया, तो जोमेटो वाला आया और वो प्रोडक्ट तुम्हारे पास लेकर चला गया, दैट इज टर्सरी सेक्टर। ठीक है, लकड़ी बना दी मैंने, तुमने ऑर्डर कर दी पोर्टर ऐप से, तुम्हारे घर पहुंच गई, तुमने अमेजोन से खरीद लिया टेबल, दैट इज टर्सरी। समझ में आ रही बात? तुमने आरओ वाले को घर पे बुला दिया, वो तुम्हें पानी देकर चला गया, वो टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिपेंडेंसी किस पे होती है? हमारी एग्रीकल्चर पे, जो कि प्राइमरी सेक्टर का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। समझ में आ गई बात? जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है? टर्सरी सेक्टर में आता है। मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ तो सर्विस टर्सरी में आता है। समझ गए? और जो ओरिजिनल नेचर से प्रोडक्ट मिलता है वो उसमें आता है, प्राइमरी में आता है। उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके जो प्रोसेस करके बेचते हैं वो सेकेंडरी में आता है। सिंपल। तो हमारे यहाँ पर प्राइमरी पे डिपेंडेंसी, आप ये बात जानते हो, 60 to 70% हम इसी पे डिपेंड करते हैं। बट क्या इसी में मेल ही डोमिनेट है ये एरिया, या फीमेल भी इसमें काम करती हैं? तो एक हमेशा तुमने देखा होगा जब भी किसान की बात होती है, किसान आंदोलन हुआ था, 700 किसान मारे गए, फार्मर्स की बात होती है, तो क्या फार्मर्स सिर्फ मेल ही होते हैं, फीमेल नहीं होती हैं, महिलाएं नहीं होती हैं? तो एक डाटा निकल के आया कि जो महिलाएं हैं ना वो भी फार्मिंग करती हैं और वो भी वुमेन्स के बराबर ही इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो उनके भले के लिए सरकार क्या स्कीम लाती है? उन महिलाओं के लिए जो इस फील्ड में है, क्या उनको इक्वलिटी मिल रही है? क्या उनके लिए सारी की सारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने की वो अवेलेबल है? एक आदमी है वो दिन भर मेहनत कर सकता है, एक औरत है वो दिन भर खेत में मेहनत नहीं कर सकती। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, आप फिजिकल चैलेंज भी होते हैं, मेंटल चैलेंज भी होते हैं, तो उनको कैसे वो बाहर निकले? समझ में आ रही है? तो बस उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो आपका आर्टिकल है वो डिस्कस किया हुआ है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, आप जानते हो यूएन का पार्ट है, और यूएन कब बना था आपका? तो आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945। और उसी यूएन का एक पार्ट है जनरल असेंबली। has declared 2026 as the International Year of the Women Farmer। याद रखना, आपसे सिंपल वन लाइनर में पूछ लेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कौन से ईयर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन इन फार्मिंग अनाउंस किया? तो याद रखना 2026 आने वाला साल। ठीक है, उसके बाद पढ़ना फार्मर गार्नरिंग द सपोर्ट ऑफ ओवर 100 को स्पॉन्सर्स। ठीक है, दिस आर्टिकल हाईलाइट्स इनसाइट फ्रॉम ए सिम्पोसिया ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर organized by the Royal Norwegian Embassy and the United Nations World Food Program। ये इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने इसको स्टार्ट किया है। समझ गए? तो सिंपल से याद रखना, इसमें 200 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया है और उसके बिहाफ पर जो जो जेंडर उसके अंदर इनइक्वालिटीज होती हैं उन सबको इसमें डिस्कस किया गया। तो मैं थोड़ा
थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मिंग, गार्नरिंग द सपोर्ट ऑफ ओवर 100 को स्पॉन्सर। वही सब बातें लिखी हुई हैं इसमें, आसाम, ठीक है, ये सब भी उसमें गवर्नमेंट ऑफ आसाम ये सब इन्वॉल्व है। द प्रोजेक्ट एम्स टू एम्पावर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, पर्टिकुलरली वुमेन, टू एक्सेस क्लाइमेट related information and make informed decisions to enhance their resilience. The project is financed by the government of Norway, याद रखना important है, under its strategy to promote self-sufficiency in food production and strengthen women's rights and their role in the food production, ठीक है। In India, the percentage of women who own agriculture land is significantly lower than that of men, despite women constituting a substantial part of the farm workforce, यानी उनके नाम जमीन बहुत कम होती है जबकि मेहनत वो ज्यादा करती है ना। Approximately 80% of the economically active women are employed in the agriculture. 80% जो महिलाएं होती है भारत में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जो एम्प्लॉयड है। Yet only 14% of the land owners are women, जबकि 14% मालिक होती हैं महिलाएं। According to the latest National Family Health Survey, female land ownership is even lower at 8.3%. ठीक है, बताना ये हेल्थ सर्वे कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, ठीक है। तो सिंपल सा पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, 3 बातें हमें यहाँ से पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट है डीलिमिटिंग बाय इलेक्टर्स रादर देन पॉपुलेशन ऑफर्स ए फेयरर अप्रोच। देखो इन्होंने कहा कि जब आप डीलिमिटेशन कर रहे हो पॉपुलेशन की जगह, आप क्या करो उसकी जगह किसके बिहाफ पर करो, इलेक्टर्स के बिहाफ पर करो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि बहुत सारे, जैसे आप देख रहे होगे अभी कि डिलिमिटेशन होगा तो पॉपुलेशन के बिहाफ पर होगा, तो ये कह रहे हैं यार पॉपुलेशन के बिहाफ पे मत करो डिलिमिटेशन, आप डिलिमिटेशन किसके बिहाफ पर करो, तो ये कह रहे हैं कि उसके अलावा जो अल्टरनेटिव चॉइस है वो अपनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इलेक्टर कितने हैं तो 4 करोड़ 14 लाख, ठीक है, 1887 इसमें आपके वोट देने वाले हैं। प्रपोज सीट कितनी है तो कह रहे हैं कि हम जो सीट है इसको 25 से 33.9 कर देंगे, यानी कि इसको 34 कर देंगे, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगा, 36% इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किस बिहाफ पे किया जाना चाहिए तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन या नंबर ऑफ इलेक्टर्स के बिहाफ पे कर दो। समझ में आ रही है क्या कह रहा है? पॉपुलेशन में तो वो भी आते हैं जो वोट नहीं देते, पॉपुलेशन में बच्चे भी आते हैं, बिलो 18 ईयर भी आते हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि डिलिमिटेशन वोटिंग वालों को काउंट किया जाए कि वोट डालने वाले कितने हैं उसकी पॉपुलेशन ली जाए, तब जाकर आप क्या करो, डिलिमिटेशन करो। तो हो सकता है कि सीटें फेयर तरीके से बांटी जा सके। समझ गए? अरे बात समझ में आ रही है कि जहां पर वोटर्स हैं उनकी संख्या को देखा जाए, ना कि ओवरऑल पॉपुलेशन को देखा जाए। समझ गए? बिलो 18 को निकाल दो जो वोट नहीं देता है, ठीक है। ये एक सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन देखते हैं हमारी सरकार क्या करती है। और इससे जस्ट पहले मैंने अच्छे से डिस्कस किया कैसे डिलिमिटेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने की बात हो रही है। नेक्स्ट है हाउ एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग निकेल कैन बी मेड मोर सब्सटेंशियल। देखो होता क्या है, निकेल एक ऐसा एलिमेंट है जो हर इंडस्ट्री में हमें चाहिए होता है। अगर मुझे स्टेनलेस स्टील बनाना है तो मुझे उसके लिए आयरन और निकेल को मिलाना होता है। अगर मुझे सिक्के बनाने होते हैं तो मुझे भी निकेल और कॉपर को मिलाना होता है। अगर मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी होती है तो मुझे ये चाहिए होता है। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी, है ना। तो ये है कहाँ, तो भारत में बहुत कम है। तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करने पे फोकस करना चाहिए, बस उसी के ऊपर ये आर्टिकल पूरा का पूरा टिका हुआ है। तो वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो मेटालिक निकेल होता है उसको बैटरी स्टोर करने के भी काम आता है, तो लेकिन भारत में है नहीं। और हमारी डिपेंडेंसी चाइना जैसे देशों पर रहती है, और जब हम चाइना जैसे देशों पर डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी डाउन होती है, ना कि अप होती है। तो उससे बचने के लिए क्यों ना हम क्या करें, यहाँ पर हमारे निकेल को क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दें। और याद रखना, the demand for it is expected to surpass 6 million tons a year by 2040. Nickel is an important metal used in several clean energy technologies. देखो बात क्या हो रही है, जब आप क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी बनाते हो ना, जैसे सोलर पावर क्लीन एनर्जी है, विंड पावर क्लीन एनर्जी है, हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए होते हैं ना वो निकेल से बनते हैं। लेकिन निकेल को बनाने के लिए 1 टन निकेल अगर तुम्हें बनाते हो तो लगभग उसके अंदर 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, ऐसा रिपोर्ट कहती है।
तो सोचो 1 टन अगर तुम्हें निकेल बनाना है तो 20 टन CO2 निकाल रहे हो तुम, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसमें पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन निकल रहा है। तो क्या तुम उसका यूज करोगे आगे क्लीन एनर्जी में? तो वो खुद ही पहले डर्टी क्लीन है, वो डर्टी है पहले से, वो क्लीन नहीं है। तो तुम उसको निकालने के लिए कार्बन निकाल दिए, फिर उसका यूज कर रहे हो किसमें? सोलर प्लेट बनाने में, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहां भी उसका यूज होता है। तो क्या तुम उस सोलर एनर्जी को बनाकर जो पोल्यूशन बचा रहे हो उतना तो तुम पीछे करके आ चुके हो। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि ऐसी टेक्निक बना ली जाए कि निकेल का एक्सट्रैक्शन विदाउट पोल्यूशन हो जाए, विदाउट कार्बन एमिशन हो जाए। बस उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये आपका सीधा सीधा 2070 कार्बन न्यूट्रल जो टारगेट ईयर है उसकी तरफ जा रही न्यूज है। तो मतलब ये पूरी एनवायरमेंट की न्यूज है और कुछ भी नहीं है। समझ गए क्या? सिंपल सा याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? तो भारत में उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। निकेल फेरस लिमोनाइट इसको कहते हैं, ठीक है। फिर सिंहभूम झारखंड में मिलता है, कर्नाटक में, केरल में, थोड़ा बहुत राजस्थान में मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। The study focused on the laterite oresa type of soil-rich rocks that contain metals like nickel. They form in hot tropical regions when rain and heat break down rocks over time, leaving behind metal-rich layers. They are abundant but tough to process. India has substantial nickel laterite reserves, particularly in Odisha's Sukinda region. और भारत में लगभग 90% से ज़्यादा, up to 92% जो आपका निकेल है वो उड़ीसा से ही निकाला जाता है। बट प्रॉब्लम क्लीन एनर्जी की, वो क्लीन नहीं है, वो डर्टी क्लीन है। समझ गए? बस उसी की बात की जा रही है क्योंकि पहले वो खराब कर रहा है एनवायरनमेंट को। चलते नेक्स्ट, 1 लाइनर में आ सकता है, ध्यान रखना। पीएम मोदी टू विजिट, मोदी जी कहां पर जा रहे हैं? तो याद रखना साइप्रस, क्रोएशिया और यहाँ पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कनाडा जाने वाले हैं। कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही है, आप जानते हो। पहले बुलाया नहीं गया था, बाद में उनको बुला लिया गया है, ठीक है। तो कहाँ पर जा रहे हैं? साइप्रस। साइप्रस क्यों जा रहे हैं? तो समझना, साइप्रस टर्की के पास में है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को ड्रोन्स कौन दे रहा था? टर्की दे रहा था। जब टर्की में भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन किया था। बताना उस ऑपरेशन का नाम क्या था? जब हमने उन्हें हेल्प पहुंचाई थी, ठीक है, उनको खाना पहुंचाया था। लेकिन बाद में वो हमारे सारे एहसान भूल गया। एहसान फरामोश आदमी है और उसने क्या किया? पाकिस्तान को हेल्प कर दी। तो हम उसको एक मैसेज देना चाहते हैं, देख हम तेरी हेल्प किए, तूने पाकिस्तान की हेल्प की, तो हम तुम्हारे पड़ोसी देश जिससे तुम्हारी दुश्मनी, हम उनसे भी मिल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, टर्की के जस्ट बगल में क्या है? साइप्रस। और साइप्रस को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक नॉर्थ और साउथ। जो तो टर्की है वो नॉर्थ साइप्रस को अपना हिस्सा मानता है, बाकी दुनिया में कोई भी नॉर्थ साइप्रस को अलग कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो हम जानबूझकर साइप्रस में जा रहे हैं उसको ये दिखाने के लिए कि अगर तू हमारे दुश्मनों से मिल सकता है तो हम भी तुम्हारे दुश्मनों को विजिट कर सकते हैं, और हम नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही विजिट कर सकते हैं। समझ गए? बस वो एक एजेंडा लेकर मोदी जी कनाडा जाने से पहले साइप्रस होते हुए निकल जाएंगे, और कुछ नहीं है। समझ गए? मे भी उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर भी मिल जाए जब वो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है, हम इस बात को जानते हैं, ठीक है। जहां भी जाते हैं ऑर्डर जरूर लेकर आते हैं वहां का, ठीक है। तो मिस्टर मोदी will visit Cyprus on his way to Canada June 11, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, और रास्ते में क्रोएशिया को होते हुए भी जाएंगे, ठीक है। ये हमारे इंडिया की तरफ से पहले प्राइम मिनिस्टर की विजिट होगी सिंस द फॉर्मेशन ऑफ क्रोएशिया 1991, ठीक है। आपसे पूछेगा बोथ विजिट्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड एज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। सोर्सेज हियर हिंटेड दैट द साइप्रस विजिट विल सर्व एज ए मैसेज टू टर्की दैट हैड असिस्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन में। वही सब बातें जो हमने अभी डिस्कस की होती हैं। याद रखना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो G20 2023 में हुई थी नई दिल्ली में, उसके बाद इसने साइप्रस ने भी हमसे इंटरेस्ट उसमें दिखाया था, ठीक है। साइप्रस 1960 में आज़ाद हुआ था, किससे? तो ब्रिटेन से। हम भी ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ग्रीन लाइन, याद रखना, ग्रीन लाइन बेसिकली आपके नॉर्थ और साउथ साइप्रस को अलग करती है, ठीक है। और वो टर्की बना के बैठा है, बस और कुछ नहीं है। 1974 में नॉर्थ साइप्रस को बना दिया जाता है, जो सिर्फ टर्की ही रिकॉग्नाइज करता है, बाकी उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जो बचा हुआ साउथ साइप्रस है वो नाराज है किससे? टर्की से, उसका दुश्मन है। तो हम उसके दुश्मन के घर में विजिट करने जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। और 1964 से वहां पर UN पीस कीपिंग फोर्स भी लगी हुई है, जिसका काम है क्या? कि वहां पर पीस मेंटेन रहे, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट।
वेदर प्लेज स्पॉइल स्पोर्ट विद शुक्लास मिशन। देखो आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, एक्सियोम 4 मिशन, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, ठीक है, इसी को X4 भी कहते हैं। इसमें ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज किया जा रहा है, ठीक है। फाल्कन 9 जो कि स्पेस एक्स का यूज होगा, वो 14 डेज तक वहां पर रुकेंगे, कुछ रिसर्च होगी वो वहां पर। देखो सबसे बढ़िया इसमें जो रिसर्च होने वाली है वो किसके ऊपर होने वाली है, डायबिटीज पेशेंट के ऊपर, कि वो ये चाहते हैं कि अगर मान लो कोई साइंटिस्ट है और उसके डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या डायबिटीज वाला पेशेंट जो साइंटिस्ट है क्या वो वहां पर सर्व कर सकता है, क्या वो वहां पर रिसर्च एंड ये सब कर सकता है। तो उसके लिए भी इस मिशन के अंदर उसको इंक्लूड किया गया है। जब जाएगा तो उसको डिटेल में हम पढ़ भी लेंगे। तो ये जाने वाला था, तीसरी बार डिले हो गया और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3 स्पेस एजेंसी हैं, एक्सियोम स्पेस वहाँ की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी, नासा आप जानते हो नासा, स्पेस एक्स ये भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो ये तीनों मिलकर कोलैबोरेट करके ये कर रही हैं। 4 देश के 4 लोग जा रहे हैं, एक यूएसए का है, एक इंडिया का, वो तो आप जानते हो शुभांशु शुक्ला। और शुभांशु शुक्ला के लिए हमारी सरकार ने 550 करोड़ रुपए पे किए, किसको, एक्सियोम को, ठीक है। क्यों, ताकि जब ये वापस लौटे, रिटर्न हो, तो हम एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, कौन सा, गगनयान। तो गगनयान में शुभांशु शुक्ला भी रहेंगे, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहेगा स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उस एक्सपीरियंस का हम यूज करेंगे। इसके लिए सरकार ने इनको भेजा है वहां पे, ठीक है। लेकिन ये तीसरी बार डिले हो गया, तो ये दोबारा से न्यूज में आ गया। जब एक बार चला जाएगा 14 डेज वो रिसर्च करके वापस आ जाएंगे, देन वी विल डिस्कस इट अगेन इन फुल डिटेल्स, ठीक है, क्या क्या वो करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी आपकी न्यूज सिमिलरली वही है, वाई साइंटिस्ट स्टडी टार्डिग्रेड्स। देखो टार्डिग्रेड्स जो होते हैं ना, वो 8 टांगों वाला एक वाटर बियर होता है, ठीक है, जो इतना ज़्यादा उसकी वो होती है, कह सकता हूँ कि जैसे मान लो जब रेडिएशंस आती हैं तो ये इंसानों से 5000 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशंस को झेल सकता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो हम इनको भी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पर देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं स्पेस में। अगर कर पाते हैं तो उनके ऊपर फर्दर रिसर्च एनालिसिस वगैरह किए जाएंगे, ठीक है। और इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो होता है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उनको भी वहाँ पर ले जाकर रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगा देन डिटेल आएगी कि किसके बारे में क्या पता चला हमें, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। द स्टोरी ऑफ हाउ एसाफोइटिडा, इसको हम हींग कहते हैं बेसिकली ना, कि हींग कैसे भारत में आने लगी। देखो हींग जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, आपने हींग गोली खाई होगी ना, जब भी आपका पेट दर्द करता है, पेट में किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, आप हींग खा लीजिए। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा महाभारत में लिखा है, ऐसा आयुर्वेदा में लिखा है, ऐसा चरक संहिता में लिखा है, ठीक है। तो हींग का इंडिया में कल्टीवेशन नहीं होता था, हींग हमेशा बाहर से आती थी। इंडिया सबसे ज़्यादा हींग खरीदता है, याद रखना, ईरान से, देन अफगानिस्तान से, देन सेंट्रल एशिया से। तो हम जब हींग ईरान वगैरह देशों से खरीदते हैं तो हींग हमारे हर जगह यूज होती है, हर खाने में यूज होती है, ठीक है। कोई भी खाने में अगर तुमने हींग डाल दी तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इंडिया में होती नहीं थी। तो हमने क्या किया, उसको इंडिया में अब उगाना शुरू कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल याद रखना, द प्लांट प्रेफर सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल विद द लो मॉइस्चर, सब इसी में लिखी हुई बातें हैं। उसको कम से कम 300 mm की बारिश चाहिए होती है, ठीक है, इतना पानी चाहिए उसे। हिमालयन रीजन में हो सकता है, इसीलिए इसको कहाँ पर उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसको उगाया जाता है। ये लगभग 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ठीक है। ये लगभग 40 डिग्री तक उस टेम्परेचर में काम कर सकता है, सिंपल सी बातें लिखी हुई है, ठीक है। The final product obtained from the plant, ठीक है, is derived from an olega gum resin extracted from the plant's thick, fleshy taproot and rhizome, which makes up 40 to 64% of the dried gum. और ये पूरा का पूरा काम कौन करता है, तो दिस मिशन वाज लेड बाय द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इन पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। रिसर्चर्स हियर टुक अप द चैलेंज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हींग टू इंडियन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखना, पहली बार हींग को भारत में उगाया गया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा ईरान वगैरह देशों से आती थी, तो आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है, क्योंकि भारत मसालों का देश है, ध्यान रखना।
वास्को डी गामा मसालों के चक्कर में भारत की डिस्कवरी करता है, उसी चक्कर में हम गुलाम भी हुए होते हैं ब्रिटिशर्स के। तो सिंपल से याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं? भारत में। लेकिन हींग नहीं होती थी, हींग हम बाहर से खरीदते थे, तो हींग भी अब यहाँ पर होने लगी है। ठीक है, तो चलो मुझे बताना किसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, है ना? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? देखते हैं कौन बताता है। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम याद रखना, किसने उगाया, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। सिंपल। इंदौर वुमेन इन फर्स्ट कॉल टू किन, भैया मुझे बचा लो। देखो सिंपल समझना, ये वाली जो न्यूज़ है इसको यहाँ पर लाने का सिर्फ एक पर्पज़ था कि ये द हिंदू के भी फ्रंट पेज पे है, ये इंडियन एक्सप्रेस में भी है, ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में, हर जगह ये न्यूज़ छपी हुई है। और ये एक ऐसा केस था जो पूरे भारत को इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचा। कि अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे बढ़ेगा हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे जब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक मैटर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे भारत में 4-5 दिन से हर न्यूज़पेपर पे ये चल रहा था। और ऐसा नहीं है, ये इसको डिस्कस करने का रीज़न एक ये भी है कि ऐसे पिछले 4-5 महीनों में बहुत इंसिडेंट हुए हैं। चाहे आप मुस्कान वाला इंसिडेंट देख लो, जिसमें उसने अपने हस्बैंड को काट कर एक ड्रम के अंदर फिट कर दिया था, ऊपर से सीमेंट भर दी थी, है ना? चाहे ये वाला केस देख लो कि शादी होती है, हनीमून पर जाते हैं और वहाँ पर मेघालय के अंदर, मध्य प्रदेश इंदौर से मेघालय जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद वो क्या करती है, अपने 3 दोस्तों को बुलाती है और उसको मार के नाले उसमें खाई में गिरा देती है। लगभग 10-12 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ के सीएम तक इसमें बोल रहे हैं आकर कि नॉर्थ ईस्ट की इमेज खराब कर दी तुम लोगों ने, क्योंकि मीडिया कह रहा था कि वहाँ से बांग्लादेश के लोग आते हैं और वहाँ पर जो कपल घूमने जाते हैं लड़कियों को उठा ले जाते हैं। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट की सेफ्टी के ऊपर सवाल आ गया ना, कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी सेफ्टी है कि बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी किसी को किडनैप कर ले जाएगा। तो वहाँ के सीएम भी बयान दे रहे हैं। ठीक है, इवन ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा, देखना जैसे सेशन आएगा, समझ गए? तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखना, ऐसा कुछ चल रहा है। आई थिंक आप सभी इस बात से अवेयर हो गए, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं, दोबारा ही आएगी। ऐसे इवेंट बहुत हो चुके हैं तो हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक आईएएस पकड़ा गया है कल परसों ना, कल ही की बात है। उस आईएएस को 10 लाख रुपए की ब्राइबरी देते हुए पकड़ा गया ना, रिश्वत देते हुए। उसके घर पे जब रेड मारी गई तो उसके घर पे 47 लाख रुपए कैश मिले। इतनी तो तनख्वाही नहीं होती है, कहां से आ गया? तो सीधा सा बात है, करप्शन किया उसने। पहले वो आईएएस आईपीएस था, देन वो आईएएस बना, आईएफएस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंटेड बंदा होता है। काफी बार उसकी न्यूज आती थी, लेकिन वो पकड़ा गया। अब जरूरी नहीं है कि वो वही पूछेगा, उससे पहले 3-4 इवेंट हो चुके हैं यूपीएससी में, ध्यान रखना। एक वो लड़की थी लास्ट ईयर जो फर्जी तरीके से वहां पहुंच गई थी। और यूपीएससी एक पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अच्छे ऑफिसर जनरेट करके देता है कि भाई ये देश को चलाएंगे। नेता थोड़ी चलाते हैं, नेता आज 5 साल बाद नहीं है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वो 4 बार न्यूज में आ चुका है, कभी उसमें कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ रही है? और ऐसी न्यूज भी बहुत आती है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोबारा फर्दर कुछ होगा हम इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसका केस चल रहा है। वाई एक्सियोम 4 मैटर्स, अभी हमने पढ़ा था एक्सियोम 4 के अंदर 4 लोग जा रहे हैं। ठीक है, चारों के नाम याद रखना। इंडिया की तरफ से कौन है? शुभांशु शुक्ला। और इसको फिर कहाँ भेजा जाएगा? गगनयान में भेजा जाएगा। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अलग अलग देशों के लोग जा रहे हैं वहाँ पर। इसी में डिस्कस किया हुआ है कि आपके डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर वहाँ पर जाते हैं तो वो क्या रिसर्च कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो 10 साल से मेहनत कर रहा है और उसको आज भेजना है स्पेस में, पता चले 2 दिन पहले उसके डायबिटीज है, तुम्हारी तो पूरी मेहनत खराब होगी, बहुत पैसा खर्च होता है। तो वो सब भी उसमें रिसर्च होगी। टार्डिग्रेड्स जो अभी हमने पढ़े थे ना, इनके ऊपर रिसर्च होगी, है ना। साइनोबैक्टीरिया, तो वो सब इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल सा पढ़ लेना, एक बार चला जाए, फिर हम इसको वेल डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक बार ये 14 डेज वहां रहकर आ जाए, क्या क्या करके आते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप सीधे आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कभी दोबारा से। बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।